ओके नाउ सी हियर, ये जैसे मैंने लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने आपको 4 आर्गन्स तो इंटरनल जेनिटल आर्गन्स बताया मैंने, स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरी, देन फलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। वजाइना जब डेवलप हो रहा है उस वजाइना को हैज़ टू ओपन एट द एक्सटीरियर, बाहर खुलना है उसको। जेनिटल सिस्टम जितना भी है ना वो सारा इंटरनल है, वो बाहर खुलने का उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। बाहर खुलने के रास्ते, बाहर एंट्री या एग्जिट के रास्ते हैं ही 2, जो माउथ से शुरू हो जाए जहाँ मेम्ब्रेन है, नाम है उसका बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन, या फिर वहाँ बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन को तुम रप्चर कर दो तो माउथ हो जाएगा। वहाँ एक्टोडर्म होता है और सीधा अंदर एंडोडर्मल ट्यूब होता है, बीच में कोई मेसोडर्म नहीं होता, हमें सिर्फ वहाँ से रप्चर करना है उसको, रप्चर किया माउथ के अंदर, उसके बाद फिर फेरेंक्स हो जाए, इसोफेगस हो जाए, स्टमक हो, इंटेस्टिन हो, फिर तो चल निकलता जाएगा और आखिर में जाके पहुँचेगा वाइडर चेंबर में, जिसके बाद फिर एक्सटीरियर आ जाएगा। उधर होगी फिर एक और मेम्ब्रेन, क्लोकल मेम्ब्रेन। उस क्लोकल मेम्ब्रेन से पहले जो वाइडर चेंबर होगा उसका नाम क्लोका होगा। ये सिलसिला सीधा सीधा है। अगर ये इतना सीधा है तो इसका मकसद है कि हमारे पास तो सिस्टम ही सिर्फ एक होगा, वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ से खाना डाला और एनल कैनाल से उसको पास ऑन किया, इसका मकसद है कि हमारे पास तो इट इज़ सो सिंपल। लेकिन हमारे पास और बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है, इट हैज़ टू ओपन आउटसाइड, यूरिन को बाहर निकालना है, रास्ता कोई है ही नहीं, रास्ता एक ही है, और वो है क्या? वो है क्लोकल मेम्ब्रेन से मोर प्रॉक्सिमली वो चेंबर, नाम है इसका क्लोका। तो इसका मकसद है कि उस क्लोका को 2 में डिवाइड करना होगा ताकि उसका एक हिस्सा यूरिनरी के लिए इस्तेमाल हो और पीछे वाला हिस्सा तो वैसे एनल कैनाल के या रेक्टम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसका मकसद है कि आगे वाला जो होगा ना, इंटीरियर पोर्शन जो है, वो हम एग्जिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? यूरिनरी के लिए। लेकिन फिर आगे से डेवलप हो गया हमारे पास, अगर यूट्रस इन केस ऑफ फीमेल, तो वो बोलेगा मेरे लिए कोई अलग रास्ता ढूंढे। वो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास जाने के 2 रास्ते हैं, आगे यूरेथ्रल है, पीछे एनल कैनाल है, ठीक है ना। तो वहाँ पे एनो और पीछे एनल कैनाल, आगे यूरो। आगे जो यूरो है, मेल में हम इस यूरो जो 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 यूरिनल साइनस है, यूरिनरी साइनस आगे वाले को बोलते हैं, पीछे वाले को बोलते हैं एनोरेक्टल कैनाल। 2 में तक हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन आगे वाला जो है ना, जो यूरो है, यूरिनरी साइनस है, उसमें से क्योंकि हम यूरेथ्रा डेवलप करेंगे तो यूरेथ्रा से हम जेनिटल काम भी ले लेंगे, अगर बात फीमेल की नहीं मेल की हो रही है तो फिर हम उस साइनस का नाम यूरिनरी साइनस क्यों डालें? यूरोजेनिटल साइनस ना डाल दें। तो क्लोका को 2 चेंबर्स में, यानी एक रूम को मैंने 2 चेंबर्स में डिवाइड कर दिया। जो पीछे है वो तो जाहिर है उस मालिक को दे देंगे जिसका नाम GIT है, उसका नाम उधर होगा एनोरेक्टल कैनाल, और आगे वाले का नाम पड़ जाएगा यूरोजेनिटल साइनस। इसको जुदा करना होगा। लेकिन जब आगे बात आएगी यूरोजेनिटल की, तो यूरिनरी और जेनिटल दोनों काम एक ही से हम ले रहे थे। लेकिन बात जब आगे फीमेल की, तो फीमेल बोलेगी कि मुझे आउटलेट सेपरेट चाहिए, जिसका नाम वजाइना है। तो कहाँ से डेवलप करेंगे? आगे वाले से, यूरोजेनिटल साइनस से। तो यूरोजेनिटल साइनस को हमें क्या करना है? फिर डिवाइड करना है, और फिर हमें बुलाना है उसको, उस आर्गन को जो कंटिन्यूटी है ओवरी, फलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना की। तो वजाइना का हाफ जो है ना, वो तो यूट्रस के कंटिन्यूएशन से हमें मिल जाएगा। बाकी वजाइना का अगला हाफ जो है वो हमें यूरोजेनिटल साइनस देगा। जब हम उसके साथ मिला देंगे तो वजाइना कंप्लीट हो जाएगा। तो वजाइना हैज़ 2 डेरिवेशंस, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। जब उसके साथ मिला देंगे तो यूरोजेनिटल साइनस से एग्जिट भी मिल जाएगा। तो हमारे पास 3 एग्जिट हो जाएंगे। एक वो जो ओरिजिनल एग्जिट है एनल कैनाल, अब 2 एग्जिट्स और मिल गए, वजाइना और यूरेथ्रा, और 3 होल्स होंगे एट द सरफेस ऑफ द फीमेल, और एक होल होगा यूरेथ्रा का जो जेनिटल में भी काम आएगा, और एनल तो कॉमन है ही, वो होंगे 2 होल्स। अंडरस्टैंड? तो ये एग्जिट किसने ऑफर किए हैं? GIT ने। और ऊपर से फिर वो बोलेगा कि सांस क्यों हम ऊपर से लेते हैं, इसलिए यही GIT बोलेगा चलो आ जाओ, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी मैं दे देता हूँ, क्योंकि सरफेस पर सिर्फ यहाँ बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से भी सुराख करके अंदर लेके जाएंगे। तो जो नोज, फिर वही फेरेंक्स होता हुआ आगे पता चलेगा कि अगर ऐसा ही फेरेंक्स सेम रहा तो फिर तो ईसोफेगस है, हमारे पास और कुछ है ही नहीं। फिर ईसोफेगस बोलेगा कि तुम सांस ले रहे हो, इसलिए मेरे फ्रंट से निकाल लो एक डायवर्टिकुलम। ये मैं तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताऊंगा। इसको नाम ही है रेस्पिरेटरी प्रीमोडियम ट्रेकियल डायवर्टिकुलम। तो किसने दिया? GIT ने। ये GIT देता है सब कुछ, क्योंकि उसी के पास इंट्रेंस भी उसी के पास है, एग्जिट भी उसी के पास है। नीचे 2 सिस्टम को ऑफर दे रहा है एग्जिट की, और यहाँ से एक सिस्टम को दे रहा है एंट्री।
और वो जो एंट्री होती है ना वो एग्जिट भी होती है। रेस्पिरेशन में कभी ऐसे नहीं होता कि सांस हम यहाँ से निकाल लें, यहाँ से डालें और यहाँ से निकाल लें, नहीं, इसी से लेते हैं और इसी से देते। अल्लाह ताला ने देखी कैसे एयर के लिए मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सिस्टम का एग्जिट और एंट्री एक ही होती है। हमारे लिए नोज ही होता है, यहाँ से एक्सपायरेशन भी है, इंस्पायरेशन भी है। सांस ले ली, सांस निकाल ली, उसी से। इसलिए दो होल्स की ज़रूरत ही नहीं होती है, यहाँ दो एंट्रियों की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ दो होल का मकसद ये नहीं है, ये दो का मतलब ये दो एक ही है, पार्टीशन दो है, वैसे ये एक ही है। तो इट्स लाइक इस बात, तो इसी को लेके हम यहाँ आते हैं। और मैंने बताया किसी भी सिस्टम को अगर आप उठाएं ना, जब भी सिस्टम को उठाएं, इसके लिए मैंने शुरू से अभी आपको इसकी पावर पॉइंट में आपको भेजता हूँ, इसके शुरू के 5 डायग्राम्स, उसमें कोई मैंने एक टेक्स्ट नहीं लिखा है, उसको मैंने लिखा है कि अगर इसको सीधा पढ़ लोगे ना, डायग्राम देख लोगे, आपको आइडिया हो जाएगा आपका सिस्टम इन 3 जर्म लेयर्स में किससे डेवलप होता है और कहाँ ये मौजूद है। अब देखें यहाँ से, ये इस वक्त जो आप यहाँ देख रहे हो, ये ऊपर है इसकी एमनियोटिक कैविटी, नीचे इसकी यॉर्क सैक है, बीच में ये लेयर हैं 3। ब्लू कलर का जो देख रहे हो एक्टोडर्म है, बीच में जो फंसा हुआ है ये मेसोडर्म है, और ये जो है ये एंडोडर्म है। और एंडोडर्म जो है वो नीचे जाके ये इस यॉर्क सैक के साथ कंटिन्यूस होता है। और ये जो अंदर आपका ये फंसा हुआ है ना, ये रेड कलर का, ये मेसोडर्म है। और ये मेसोडर्म जो है इसकी फर्दर कंटिन्यूएशन किसके साथ है? यॉर्क सैक के साथ, समझ गए। और उसके बाद ये जो है आपका एक्टोडर्म है, और एक्टोडर्म के ऊपर ये क्या है? ये एमनियन है। ये मेसोडर्म नहीं, मेसोडर्म आपका ये रेड है, लेकिन ये एमनियोटिक कैविटी, हाँ ये एमनियोटिक कैविटी के ऊपर जो चढ़ा हुआ है ना, ये मेसोडर्म है, समझ रहे। ये जो आप ये पट्टी देख रहे हो ना, ये एम्ब्रियो सिर्फ यही बनाएगा। ये जितना भी देख रहे हो ना, ये सारा, ये समझ लीजिए ये सारा शोशा है, देखने की बात है बस। ये एम्ब्रियो के अंदर जाएगा ही नहीं, समझ गए। एम्ब्रियो के अंदर कौन जाएगा? ये जो येलो है, ये सारा येलो नहीं जाएगा, सिर्फ यहां से लेके यहां तक के ये चीज जो है ना, ये वाली, ये एम्ब्रियो के अंदर जाएगी, इसलिए इसको एंडोडर्म कहते हैं। आप सर इसको जो एंडोडर्म कहोगे तो इसको क्या कहोगे? ये भी एंडोडर्म है, लेकिन उस एंडोडर्म को कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, बाकी सबको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। जहां वर्ड मुंह पे आ जाए ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, समझ लेना कि ये जब फाइनल शेप बनेगा ना इसका, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक को एम्ब्रियो बाहर फेंक देगा, अपने अम्ब्लाइकस के साइड से बाहर फेंक देगा। अभी बाहर ऐसे फेंकेगा नहीं, कनेक्शन होगी उसकी, लेकिन बाद में डिटैच हो जाएगा। हर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक चीज़ फोल्डिंग के फाइनली बाद, ये दिखाता हूँ, वो बाहर फेंक दी जाएगी। तो ये अगर ब्लू कलर का, ये जो मैंने दिखाया आपको येलो कलर का, ये क्या है? एंडोडर्म है। तो बाकी भी ये क्या है? येलो, ये भी एंडोडर्म है, लेकिन जो बाकी है वो क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। और ये जो पट्टी के साथ लगा हुआ है इंफीरियरली, ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक। इससे टोटल क्या बन गई इतनी बड़ी यॉर्क सैक? ये आपकी यॉर्क सैक है, समझिए। और उसके ऊपर जो ब्लू है ये क्या है? एक्टोडर्म। अगर ये एक्टोडर्म है तो ये कौन सा एक्टोडर्म होगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या इंट्रा एम्ब्रियोनिक? एम्ब्रियो का हिस्सा बनेगा ना, ये आपकी स्किन एपिडर्मिस और सब कुछ बनाएगा ना, इंट्रा एम्ब्रियोनिक। लेकिन क्या सिर्फ ये है कि ये कंटिन्यूटी इसकी ये भी है, लेकिन ये क्या होगा? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होगा। तुम अगर चाहो तो इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म कह सकते हो, लेकिन बुक कोई लिख नहीं रही है इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, इसको हम बोल देते हैं एमनियन। और ऐसा करने की वजह से तुम्हें एक कैविटी मिली कि नहीं मिली? और इस कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी। और इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म की वजह से तुम्हें कौन सी कैविटी मिली थी? यॉर्क सैक मिली थी। लेकिन ये समझ लेना कि यॉर्क सैक की ये जितनी भी वाल है ना, ये किसी काम की नहीं है आगे, ये सारी बाहर फेंक दी जाएगी। हमारे काम की कौन सी चीज़ है? सिर्फ ये पट्टी। और एक्टोडर्म में भी ये एमनियन हमारे किसी काम का नहीं है, भले तुम इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म अपनी मर्जी से डिटाई से बोल भी दो अगर, फिर भी काम का नहीं है। ये जब फोल्ड हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? बाहर फेंक देगा। लेकिन ये वाला काम, ये काम आएगा। या तुम्हारी एपिडर्मिस हो, बहुत सारी चीज़ें इसी से तो बनी है। और इसके बीच में जो फंसा है रेड कलर का, ये क्या है? ये मेसोडर्म है। और मेसोडर्म क्या सिर्फ फंसने वाला ये टुकड़ा है कि ये भी है? ये भी है। जो ये है, जो एमनियन को भी कवर कर रहा है, यॉर्क सैक को भी कवर कर रहा है, ये किसी काम का नहीं है। मतलब है अभी है काम का, बाद में एम्ब्रियोस को बाहर फेंक देगा। एम्ब्रियोस को बाहर फेंक देगा तो अंदर कौन क्या लेके जाएगा? ये जो अंदर पट्टियां पड़ी हुई हैं, ये जो अंदर पड़ी हुई है, ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। और हर इंट्रा एम्ब्रियोनिक चीज अभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के साथ कनेक्टेड है, लेकिन बाद में खत्म, बाद में डिटेच हो जाएगी। ये पहला डायग्राम है। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि ये जो टुकड़ा है ना, ये काम की चीज ये है, बाकी सब देखने की चीजें हैं। जैसे ना कोई होता है कंसर्ट में, कोई आता है सिंगर, असल काम की चीज वो होता है,
ये सब के ये सारा जो है ये इसके लिए सजाया गया है, बाकी सारी चीज़ें सपोर्टिंग है, फिलहाल है। तो जहाँ पर भी असल काम की चीज़ें ये 3 हैं। बैंड ये है हमारा, बाकी सारी चीज़ें टेम्पररी हैं, सपोर्टिव हैं। ये करना भी ज़रूरी है क्योंकि एमनियोटिक कैविटी आगे सपोर्ट देगा, उसको न्यूट्रिशन देगा, उसके सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल उनके डिस्पोज ऑफ करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। यॉक्सेक है, यॉक्सेक में अभी ब्लड सप्लाई इसको मिलेगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। ऐसे नहीं कि बेकार में पड़े हुए एम्ब्रियो का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहाँ तक आ गए आप। उसके साथ साथ देखें ये एक्टोडर्म और ये मेसोडर्म और ये एंडोडर्म, ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब थोड़ा सा देखें इसको क्या करेंगे, ये जो आपको ऐसे पट्टी नज़र आ रही है ना, ये अब फोल्ड होगी, यानी ये सीधी थी, ये कमान की तरह होगी। पहले ये से सी और उसके बाद इसे मिल जाएगी ओ, गोल, माने हमारा एम्ब्रियो जो होगा वो 3 डायमेंशनल फिगर हो जाएगा। हर इंट्राएम्ब्रियोनिक चीज़ पेट के अंदर यानी बॉडी के अंदर कवर्ड बाय एक्टोडर्म, फिर उसके बाद मेसोडर्म और उसके बाद हैंग करता हुआ वो ट्यूब बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से लेके क्लोकल मेम्ब्रेन तक, जीआईटी का ट्यूब, प्रिमिटिव गट ट्यूब जिसको बोलते हैं। फिर तुम उससे ट्रेकिया उठा लो, एलेंटोइस उठा लो, यूरिनरी ब्लैडर बना लो, फिर काट के इसका वजाइना कर लो, जो भी कर लो होगा उसी से। चलते हैं, दिखाता हूँ आपको, आगे बढ़ाओ। देखिए दूसरा डायग्राम आज देखिए, थोड़ा सा और हमने कर्व किया है इसको। देखिए ये देखो, ये चीज़ सीधी है कि अब थोड़ा सा बेंड कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना, और थोड़ी सी डेवलपमेंट भी है। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे करके ऐसे बेंड कर दूंगा, ज़ाहिर है दूसरा वो पिछला जो दिखाया था ना, ये 3रा वीक था, ये अभी आप 3 वीक प्लस समथिंग हो गया है। और यहाँ से ये सारी चीज़ें जो आप देखो, यहाँ से देखिए ये जो ब्लैक कलर का है ना डॉट, इस डॉट को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। कहाँ मौजूद है, जाहिर है सब कुछ पीछे है। बॉडी जो होती है ना, जब शुरू शुरू में एम्ब्रियो ऐसा होता है ना, जब ये जो देख रहे हैं आप एम्ब्रियो जो ऐसे होता है ना एम्ब्रियो, तो ये इस वक्त ये ऐसे है। उसके बाद जब फोल्ड होगा एम्ब्रियो, जब फोल्ड होगा तो फोल्ड होने के बाद ये कैसे आएगा, ऐसे, माने क्या बना इसका, लेटरल वॉल। उसके बाद आगे आया तो ये क्या बन रही है इसकी, एंटीरियर वॉल, और ये बन गया। और ये अंदर क्या बन गई, कैविटी। उसमें भले आपकी थोरेसिक कैविटी भी हो और उसके भले आपकी एब्डोमिनल कैविटी भी हो, पेल्विक कैविटी भी, सारा कुछ अंदर आ गया। लेकिन अगर जब ये नहीं हुआ था तब सिर्फ क्या था, पोस्टीरियर बॉडी वॉल था। ये जिस वक्त आपको यहाँ नजर आ रहा है ये क्या है, पोस्टीरियर बॉडी वॉल। इसका मकसद है कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो किस में होती है, पोस्टीरियर बॉडी वॉल। आज तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम किधर है, पीछे। उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड किधर है, पीछे। इंफीरियर वेना का कहाँ है, वहीं पर। एओर्टा किधर है, उधर ही। किडनियाँ कहाँ है, ये सारा कुछ पीछे है। ऐसे अगर बंदा ऐसे ही पैदा हो जाता ना तो सारी चीज़ें उसके पास होती, लेकिन उसके बाद पेट ना होता, ऐसे खुला हुआ होता, सारे इंटेस्टाइन नज़र आते तुम्हें। और ऐसा हो जाता है कभी कभी लोअर एब्डोमिनल वॉल पर, ये एब्डोमिनल वॉल डेवलप नहीं होता और इंटेस्टाइन बाहर निकल आता है। इसको गैस्ट्रोसिस कहते हैं, समझे। लेक ऑफ एब्डोमिनल वॉल फ्यूजन नहीं हुई, सुराख रह जाएगा, इंटेस्टाइन बाहर आ जाएंगे, ऐसे इसको गैस्ट्रोसिस कहते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल फिगर आ गई और ये पूरा यहाँ पर हो गया। तो ये इस तरीके से, इसका मकसद है कि ये जो पोस्टीरियर बॉडी वाल है ये क्या बन जाएगी, लेटरल, और लेटरल होते हुए एंटीरियर। तो ओरिजिनल कौन सी वाल होती है, पोस्टीरियर वाल। और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई स्पाइनल नर्व किसको सप्लाई करती है, सिर्फ पोस्टीरियर को। क्या पोस्टीरियर रहता है कि लेटरल भी बन जाता है, और उसके बाद एंटीरियर भी बन जाता है। और एंटीरियर और लेटरल को सप्लाई करने के लिए वो जो नर्व निकली थी जिसकी टेरिटरी थोड़ी सी थी, अब थोड़ी सी है कि बहुत बड़ी है, तो उस नर्व की हमेशा 2 रेमाएँ बन जाती हैं। एक वो जो ओरिजिनल रेमस है उसका अपना घर, माने कौन सी वाल, पोस्टीरियर वाल। कितनी, मिड लाइन से लेके यहाँ पर 4 फिंगर ब्रेथ, ज़्यादा से ज़्यादा उस साइड की हो, 4 फिंगर ब्रेथ तो दूसरी साइड की, आप एक साइड ले लो। क्या ये है कि लेटरल और एंटीरियर भी बन गया है, तो उस नर्व का फ़र्ज़ है कि अपने घर को तो सप्लाई करे लेकिन पूरे मोहल्ले को भी करे, माने लेटरल को भी करे और एंटीरियर को। तो ये नर्व जो बाहर निकलती हैं हमेशा इसके 2 रेमाएँ हो जाते हैं। एक छोटा सा रेमस पीछे छोड़ेगी, यानी अपने घर को, माने पोस्टीरियर बॉडी वॉल की स्किन भी और इसके मसल भी, और लंबी सी एंटीरियर रेमस जो होगा वो आगे तक आ जाएगी, जो लेटरल को भी करेगी और एंटीरियर को भी करेगी। लेकिन इस दौरान अगर लेटरल साइड से कोई बड निकल के आ गई ऐसे, और तुमने बोला कि ये अल्हम्दुलिल्लाह निकल के आने वाली है अपर लिम, तो अपर लिम के मसल्स और स्किन को सप्लाई करने के लिए कौन से नर्व के किस रेमस की जिम्मेदारी है कि यहाँ जाए, स्पाइनल नर्व जाएगी ना, जाहिर है कोई ना कोई, क्या कोई भी जाएगी क्या, जिस जगह से ये निकल रही है वही स्पाइनल नर्व जाएंगी, वही जाएंगी। अगर ये बेस इतना बड़ा है तो फिर 1 नहीं जाएगी, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, लेकिन का पूरी नर्व जाएगी कि उनका कोई रेमस जाएगा। कौन सा वाला, पोस्टीरियर के एंटीरियर हैं ही 2 रेमाएँ, लेटरल है किधर, रेमाएँ 2 ही हैं, पोस्टीरियर रेमस के एंटीरियर रेमस। पोस्टीरियर पीछे होता है, लिम्ब कभी पीछे से निकलती नहीं है। एंटीरियर रेमस क्यों दिया था नर्व ने, एंटीरियर रेमस
क्योंकि स्टार्ट में कौन सी वाल बन गई थी? लेटरल वाल। बाद में कौन सी बन गई? तो क्या इन दोनों के लिए अलग अलग रेमस देता है? क्या एंटीरियर रेमस ही देता है? और लिम्ब कहां से निकलती है? पीछे के वाल से, आगे की वाल से, कि लेटरल वाल से? तो लेटरल वाल किसकी जिम्मेदारी हुई फिर? एंटीरियर रेमस की। लिम्ब में कभी भी, हमेशा याद रखना, लिम्ब में कभी भी पोस्टीरियर रेमस नहीं जाता, सिर्फ एंटीरियर रेमस जाएगा। और वो भी कोई एक एंटीरियर रेमस नहीं, 5, कहीं 6, कहीं 8 भी जा सकते हैं, लेकिन ये कहाँ? लिम्ब्स में। और जहां लिम्ब ना हो ना, जैसे ये पूरी थोरेक्स है, पूरी एब्डोमेन, लिम्ब नहीं है, तो फिर एंटीरियर रेमस सीधा सीधा निकल के आ जाएगा इधर, लेकिन होगा एंटीरियर रेमस ही। और लिम्ब में कौन? सिर्फ एंटीरियर रेमस जाएगा। कौन सा? यहाँ से नेक से निकली हुई है, तो सर्वाइकल नर्व में से कौन सा? ज़ाहिर है ऊपर की सर्वाइकल तो नहीं, वो तो नेक को सप्लाई करेंगी, नीचे की सर्वाइकल। माने कौन सी वाली? 8 होती है सर्वाइकल, ऊपर की 4 छोड़ो, नीचे की 4, माने C5, C6, C7, C8 लगे हाथों, चलो T1 भी। ये 5 सर्वाइकल, 5 जो नर्व्स होती हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ कौन से रेमा है? सिर्फ एंटीरियर रेमा है। और यहाँ पर फिर क्योंकि लिम्ब बहुत बड़ी है, बेस बहुत बड़ा है, रूट इसकी बहुत बड़ी है, तो फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, यहाँ 6, 7, यानी यहाँ जब जाएंगी तो पता चलेगा कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर सेक्रल 1, 2, 3 तक भी 7, 7, 8, 8 रेमा है। क्यों? जगह बहुत बड़ी है ना। और यहाँ से लेकिन जाएंगे कौन? सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर रेमा। पोस्टीरियर कभी नहीं, नेवर एवर, कभी भी नहीं जाएंगे। और फिर ये सिर्फ नहीं है कि एंटीरियर रेमस जाएंगे, फिर देखिए उनके जाने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। जैसे अंदर जाएंगे, जाने से पहले, जाएंगे ज़रूर, जाने से पहले ये सारे एंटीरियर रेमाए आपस में जुड़ के एक नेटवर्क बना लेंगे, और उन नेटवर्क से एक एक करके ब्रांच उठेगी। ऐसी नेटवर्क्स को प्लेक्सस कहते हैं। लिम्स में कभी भी ये 6, 7, 8 जो बोल रहे हो ना एंटीरियर रेमाए जाते हैं, अकेले मुंह उठा के नहीं जाते हैं। जाने से पहले क्या करते हैं? प्लेक्सस बनाते हैं, और प्लेक्सस बन के वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। उसका एडवांटेज क्या होगा? अगर कोई ब्रांच में उठाऊंगा तो प्लेक्सस होता है, और प्लेक्सस में 8 ही एंटीरियर रेमाए जुड़े हुए होते हैं, तो उस नर्व के लिए चांस होता है कि ये बहुत सारी चीज़ों से अपनी ब्रांचेस ले सकता है। तो हर नर्व जो होगी, क्या उसके पास अपने फाइबर्स होंगे कि दूसरे रूट्स के भी फाइबर्स हो सकते हैं? ठीक है ना। अगर आप एक डिश लेके आ जाएं कॉलेज में और किसी के साथ मिल के न खाएँ, तो आपके प्लेट में सिर्फ आपके घर की डिश होगी। लेकिन अगर दस्तरखान बिछा के 6 आप फ्रेंड्स हो, अपनी 6 खाने आप रख दो, तो आपकी प्लेट पे 6 खाने हो सकते हैं, और आपकी फ्रेंड के प्लेट में भी 6 खाने होंगे, 6 हो, 5 हो, 4 हो, लेकिन आपके अपने एक खाने से ज़्यादा ही होंगे। तो ये मिल के खाने का ये फ़ायदा है। आप में इतनी अकल है, ये तो अल्लाह ताला है। ये ऐसा क्यों किया है, ये चल के आगे मैं बताऊँगा कि प्लेक्सस क्यों बना है। सीधा सीधा चली जाती है, 6 नर्व काफ़ी नहीं थी क्या, लेकिन इसको मिलाएंगे ताकि नर्व में वैरायटी हो, उसमें मल्टीपल किस्म के फाइबर्स हों, क्योंकि जिस मसल को सप्लाई करने के लिए जा रही है ना, ये हाईली स्किल्ड मसल्स होते हैं, और उनमें से मल्टीपल काम लेने के लिए जो नर्व भेजोगे ना, उसमें ज़्यादा किस्म के फाइबर्स, ज़्यादा रूट्स के फाइबर्स होंगे, ताकि तुम एक एक मसल से 4-4 फंक्शंस कर सको। वरना अगर सेम टाइप का लोगे ना, अगर एक ही नर्व लोगे, एक ही किस्म के फाइबर्स होंगे, तो फिर आप एक ही किस्म का फंक्शन कर सकोगे, और उससे दूसरा फंक्शन करने के लिए तुम्हें क्या, एक और नर्व देनी पड़ेगी, उसके बाद एक और नर्व, 4 फंक्शन के लिए 4 नर्व्स आपको मसल को देनी पड़ेंगी। अब क्या करना पड़ता है? एक ही नर्व दे देते हो, उसमें 4 किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं। वैरायटी इतनी होती है कि एक नर्व के सप्लाई से 4-4 फंक्शंस भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखें कि ये पूरा जितना भी ये नोटोकार्ड है, ये नोटोकार्ड देखें, नोटोकार्ड क्या कर रहा है? ये नोटोकार्ड इसको सेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहा है। ऐसे छोड़ देगा कि इसको थोड़ा सा इरिटेट करेगा। जैसे जो इरिटेट करेगा ना, तो ये जो एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म थोड़ा प्रोलिफरेट भी होगा, और इसकी थोड़ी सी जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगी। अब ये ऐसे हो जाएगा, चेंज हो गया है एक्टोडर्म, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया, इसका नाम हो जाएगा न्यूरो एक्टोडर्म। ये पहली निशानी है कि नर्वस सिस्टम जनरेट हो रहा है। किसके कहने पे? नोटोकार्ड। किसके पेट से निकाल रहा है? किसको कन्विंस कर रहा है? एक्टोडर्म। कौन सा एक्टोडर्म? जो इसके ऊपर, ऊपर नहीं है, इसको ऊपर नहीं कहते, इसको पीछे कहते हैं, डॉर्सल। इसका नाम डॉर्सल कहलाएगा। तो डॉर्सल इसको इरिटेट किया, नर्वस सिस्टम शुरू हो रहा है। ये न्यूरो एक्टोडर्म है, ये न्यूरल प्लेट बन गई। ये सिलसिला आगे चलाओ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो इनमें चेंजेस क्या आ रही हैं। ये देखो अब क्या हो गया, अब आपका ये हो गया नोटोकार्ड के कहने पे, ये पूरा टुकड़ा जो ना, ये पूरा टुकड़ा, ये क्या हो गया? न्यूरो एक्टोडर्म। प्रोलिफरेट हुआ है ना, और बढ़ा है, और साथ में फोल्ड भी हो गया।
ये फोल्ड हो गया तो उसका मुंह किस तरफ है? एमनियोटिक कैविटी की तरफ। तो ये जो अंदर डिप कर गया ना, इसमें क्या आ गया? फ्लूइड भर गया, एमनियोटिक फ्लूइड। साथ में ये चलाते रहो, देखो ऐसे आ गया। और आगे से ये अभी जो मेसोडर्म है वैसा ये है कि मेसोडर्म में भी चेंजेस थोड़ी सी आ रही हैं। मैं इसमें आपको देखेंगे आगे चल के ये 3 हिस्से हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा इंटरमीडिएट, और ये लेटरल हो जाएगा। ये 3 हिस्से हो जाएंगे, एक मीडियल, एक लेटरल और एक इंटरमीडिएट। लेकिन ये जो मीडियल होता है ना, एक तरफ से, दोनों तरफ से किसको सराउंड कर रहा है? नोटोकार्ड को। इसलिए नोटोकार्ड क्या है? ये एक तरह से यूँ समझ लोहे की एक सलाख है जो यहाँ पड़ी हुई है आपके पीछे, ये उनको दोनों तरफ है। वो जो आपकी लोहे की सलाख पड़ी हुई है, इसका नाम डाल देंगे एक्सिस। और ये दोनों जो मटेरियल होंगे मेसोडर्म के, ये एक्सिस के पैरेलल होंगे कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेक्सियल मेसोडर्म। पर एक्सियल, पार मीन्स पैरेलल, एक्सियल मीन्स एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल 2 पट्टे जा रहे होंगे ये रेड कलर के। ये मैं ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहा हूँ, वरना होगा ये पूरा बेल्ट की तरह, ये पूरा मटेरियल होगा ऐसे। ये हमने जरूर ऐसे कमर से काटा है इसको हम क्या कहते हैं? पैरेक्सियल मेसोडर्म। और ये पैरेक्सियल मेसोडर्म यूँ समझ लो कि ये पूरा एक केक पड़ा हुआ है जिसके अभी स्लाइस बनने बाकी हैं, और हम इसको क्या करेंगे? स्लाइस बनाएंगे, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल देंगे, ऐसे ऐसे कट लगा देंगे इनको, एक तरफ के दोनों ही तरफ। और ऐसे जो कट होंगे ना, तो पता चलेगा कि इस पूरे बेल्ट के कोई 44 पीस बन जाएंगे, या कम से कम 40 तो बन ही जाएंगे। 40 स्लाइस, 40 के 40 पेयर्स, इनको सोमाइट्स बोलते हैं। तो सोमाइट्स किससे बनते हैं? पैरेक्सियल मेसोडर्म से। इसको सोमाइट्स बोलते हैं, लेकिन हम इसको बोलते हैं पैरेक्सियल मेसोडर्म। ये पूरा जो केक है ना यहाँ पर, उन स्लाइसेस को कहते हैं सोमाइट्स, ठीक है। और उसके बाद जो बीच वाला ऐसा है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म। और साइड वाला क्या है? लेटरल प्लेट मेसोडर्म। और ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म बाहर किसके साथ कंटिन्यूस हो जाता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के साथ। ये आपको पता है ना, इंट्रा एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा के साथ कंटिन्यूस हो जाएगा। और ये इस तरीके से यहाँ पर होगा ये सिलसिला, और साथ में एक्टोडर्म भी बन रहा है। अब ये सिर्फ एक्टोडर्म नहीं बन रहा, ये कौन सा एक्टोडर्म है? न्यूरो एक्टोडर्म। और ये वाला कौन सा एक्टोडर्म है? वही एक्टोडर्म, रेगुलर वाला, नॉर्मल वाला एक्टोडर्म। लेकिन जिस जगह से ये न्यूरो एक्टोडर्म नॉर्मल एक्टोडर्म से कंटिन्यूस हो जाता है ना, ये वाली जो उभरी हुई चीज है ना, इस उभरी हुई चीज को बोलते हैं क्रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। इस क्रेस्ट में जो सेल्स होते हैं न्यूरो एक्टोडर्म में, लेकिन ये वाले सेल्स इन बाकी सेलों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, बने ये भी न्यूरो एक्टोडर्म से हैं। अब आपको पता चल गया ना कि एक्टोडर्म 2 हिस्सों में, एक वही रेगुलर एक्टोडर्म आम सा, एक न्यूरो एक्टोडर्म। न्यूरो एक्टोडर्म में 2 चीजें हो गई हैं, एक न्यूरल प्लेट और एक न्यूरल क्रेस्ट। क्या समझ में आ गया? और साथ में ये जो आपका मेसोडर्म है, ये भी 3 हिस्सों में बट गया है। और साथ में ये जो देख रहे हैं, ये तो जॉक्सेक है ही, इसमें इंट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है। और ये क्या पड़ा हुआ है? नोटोकार्ड है। और उसके बाद क्या ऐसे पड़े हुए हैं कि ये भी पानी जैसा मेसोडर्म यहाँ भी पड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये कहाँ है? ऐसे कोई खुश्क है कि ये भी फ्लोटिंग है पानी में? वो जो पानी है उसका नाम मीज़ेनकाइम है। और यहाँ मीज़ेनकाइम से क्या है? मीज़ेनकाइम से अगर तुम डेवलप करना चाहो कोई ब्लड वेसल तो कर देगा, अल्लाह ने हुक्म किया कर दो, तो इंफीरियर वेना केवा बन गई है ना, आज भी इधर ही। एओर्टा बन जाएगा, फलां तो ये बन जाएगा, तो वो बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये बोन बना, ये सारा कुछ इसी से बनेगा, मीज़ेनकाइम से। समझ गए? इसको आप चलाएं, थोड़ा आगे चलाएं, फोल्ड करें, और फोल्ड करता हूँ मैं इसको। ये अभी पोस्टीरियर बॉडी वाल, अभी लेटरल इतना नहीं बना है। तीसरे डायग्राम में देखें, अब देखें हर चीज़ पे नज़र डालें। न्यूरल क्रेस्ट सेल का हाल देखना कैसे होता है। ये जो ऐसे ऐसे बल्ज बना है, ये न्यूरल ट्यूब, ये जो न्यूरल जो प्लेट है, क्या प्लेट है क्या? ये ग्रूव बन गई है, ये ग्रूव बन गई है। जब ग्रूव को ऐसे मिला दूंगा तो ट्यूब बन जाएगा, तुम नाम डाल दोगे न्यूरल ट्यूब। और न्यूरल ट्यूब कहाँ होगा? सेंटर में। और सेंटर में यहाँ से चलते हुए किधर? ऊपर तक जगह ज़्यादा मिली तो बबल बन गया, बलून की तरह, नाम पड़ गया ब्रेन। और जिसको पैरेक्सियल मेसोडर्म ने बढ़ने ही नहीं दिया, उसका नाम आज स्पाइनल कार्ड, नाम हो गया स्पाइनल कार्ड। दोनों किसके हिस्से हैं? न्यूरल ट्यूब के। लेकिन आपको दिखाता हूँ, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स उससे डिटैच हो जाते हैं, वो बाहर रहते हैं। देख लें आप, अब कुछ जहाँ देख लीजिए, दूसरे डायग्राम में, तीसरे में देखिए थोड़ा सा और हो गया। ये देखो, थोड़ी सी और फोल्डिंग, देखो फोल्डिंग हो रही है ना, ये साइड से देखें, ये देखिए। और ये न्यूरल ट्यूब जो है, ये अभी ट्यूब तो नहीं बना है, ग्रूव है फिलहाल, लेकिन जब इन दोनों को मैं मिला दूंगा इधर तो फिर ट्यूब बन जाएगा। अभी आगे से तीसरे डायग्राम में, और इस जगह पर ये जो क्रेस्ट है, इसके सेल सेम होंगे कि ये अलग अलग किस्म के सेल्स हैं? अलग टाइप के सेल्स हैं। और ये है आपका एंडोडर्म। और देखो आगे से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हो जाएगा, लेकिन आगे से देखो ये वेसल बन रही है कि नहीं? इंफीरियर वेना केवा, एओर्टा, ये वो, ये सारी चीज़ें यहाँ से, ठीक है। ये हमारा तीसरा डायग्राम है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखो और फोल्ड, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ तक आ गया।
यहाँ तक आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो हमारा ट्यूब खुला हुआ था, ग्रूव बोल रहे थे, ये क्या हो गया, ठक करके बंद हो गया, ये मेरा न्यूरल ट्यूब बन गया। ये अगर खुला रह गया खुदा न खास्ता तो इसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं। ये ख़ास तौर पे जिनको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है उसको एंटीडीज़ हो जाती है। इसलिए एक मामूली सी 5 मिलीग्राम की कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज जैसे शुरू हो जाए ना, दे दियो उसको, शादी हुई हो ना हुई हो, क्या है 5 मिलीग्राम की देने में क्या हर्ज है, उसको दे देनी चाहिए। वरना तो प्रेगनेंसी के साथ फ़ौरन पहले प्रीनेटल चेकअप के साथ 3 चीज़ें, मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड, फेरस सल्फेट। और इन लोगों ने क्या किया है, चालाकी करके एक ही टेबलेट में तीनों डाल दिए, बोला है फीफोलविट या फिर एब्रेट फोलिक। एब्रेट में फेरस सल्फेट और फोलिक में वो एब्रेट फोलिक 500, तो वहाँ 500 फेरस सल्फेट, यानी एक टेबलेट की जगह 2, वरना फेरस सल्फेट के 2 कैप्सूल लेते हैं, या सेंगोबियान ये सुने होंगे आपने। तो एक ही के साथ आप दोनों, एक टेबलेट के अंदर मल्टीविटामिन भी हो गए और फेरस सल्फेट भी हो गया, फोलिक एसिड भी हो गया, ये तीनों हो जाएंगे। एब्रेट फोलिक जैसे काफ़ी कॉमन चीज़। तो यहाँ पर आप देखें कि ये सारी चीज़ें आ गई। और ये देखो, अभी से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, ये जो येलो पट्टी मैंने दिखाई थी, ये एम्ब्रियो अपने पेट के अंदर लेने जा रहा है और इसको फेंकने जा रहा है इसको। ये देखो बाहर कैसे आ गई, ये जब मैं यहाँ मिला दूंगा तो ये पेट से बाहर, कौन, यॉक्सेक। लेकिन अभी कनेक्शन होगा विट्रिलाइन डक्ट, वो बाद में वो डिटेच हो जाएगा। अभी ये तीसरी डायग्राम में यहाँ है, चौथा और पांचवा देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा गोल। अभी यहाँ से आया, अब देखो न्यूरल ट्यूब बन गया। और ये जो साइड से मैंने न्यूरल क्रेसेस बनाए थे, क्या वो डिटेच होके कहाँ आ जाएंगे, इधर दिखाई नहीं है, आगे से शायद दिखा दे। ये 2 इस तरह से ये न्यूरल क्रेसेस साइड से बैठे होंगे। आप बोल से न्यूरल क्रेसेस क्या बनाएंगे, न्यूरल क्रेसेस 15 किस्म की चीज़ें बनाता है। उनमें से एक किस्म जो है वो न्यूरॉन भी है। नाम देखो कैसा है, न्यूरल क्रेसेस, लगता है ऐसे होगा शायद ये न्यूरॉन बनाता है। ये न्यूरॉन तो एक चीज़ें 14 चीज़ें डिफरेंट बनाता है, दूसरी 14 चीज़ें दूसरी बनाता है। ये न्यूरल क्रेस सेल्स इसलिए नहीं कहते हैं कि क्योंकि ये न्यूरल चीज़ें बनाता है, न्यूरल तो सिर्फ एक ही बनाता है, क्या, न्यूरॉन्स। माने इसका मकसद यह है कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से बाहर तुम्हें कोई भी न्यूरॉन नज़र आ जाए ना, कोई भी न्यूरॉन, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, डाल दो कि ये कहाँ से आया होगा। क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन भी लिटरली बाहर नहीं आता। तो आज जो तुम्हें गेंग्लियन, प्लेक्ससेस, वो प्लेक्सस वो नहीं ब्रेकियल वाले, वो जो प्लेक्सस माइंटेरिक मीजनर प्लेक्सस जिसमें सेल बॉडियाँ मिलती हैं, ये एड्रिनल मेडुला के जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर जो मेडुला पड़ा हुआ है, ये वाले ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ये सब जो आपको मिलते हैं, तो ये न्यूरॉन कौन देता है आपको, न्यूरल क्रेसेस। कोई सोर्स ही नहीं है, सोर्सेस सिर्फ 2 ही हैं, एक न्यूरल ट्यूब, दूसरा न्यूरल क्रेसेस। और न्यूरल ट्यूब ने तो आपको पहले से ही 2 टोक बता दिया है कि मैं एक भी न्यूरॉन बाहर देने के लिए तैयार नहीं, भली मेरे पास 100 बिलियन न्यूरॉन ही क्यों ना हो, एक भी नहीं दूंगा मैं। तो बाहर कहाँ से लाओगे, न्यूरल क्रेसेस। ये 1 डेरिवेटिव है, न्यूरॉन्स आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद 13-14 डेरिवेटिव्स और भी हैं, वो सारे न्यूरल क्रेसेस हैं। हालांकि वो नॉन न्यूरल हैं, इतना कुछ कि जो फेस का जो बोन है ना, बोन भी न्यूरल क्रेसेल बनाता है। कभी कोई सुन सकता है न्यूरल क्रेसेल बोन बना दे, ये मैंडिबल न्यूरल क्रेसेस है। ये आपके पूरा जो स्किन पे कलर है ना, ये जो मोल, ये जो देख रहे हैं मेलानिन, न्यूरल क्रेसेल्स। ये जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन ये बैठा हुआ है कि मैं ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड में फने खान फलां, और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन चढ़ी हुई हैं, मेनिंजेस, कौन बनाता है, न्यूरल क्रेसेल्स। फिर जो आपकी नर्व्स बाहर निकल के आ जाती है ना, इनके ऊपर जो माइलिन शीथ बनती है ना, शॉन सेल से, कौन बनाता है, न्यूरल क्रेसेल्स। और भी बहुत सारे बताऊंगा, ये सब यही बनाता है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ बनाएगा, अपने उस नाम का पास रखेगा कि मुझे बोलते हो न्यूरल क्रेस है तो कुछ न्यूरल भी बना दूं, तो फिर बनाएगा न्यूरॉन्स। माने ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर मौजूद कोई भी न्यूरॉन, कोई भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगा दो इसके मत्थे किसने बनाया होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से एक भी न्यूरॉन बाहर नहीं आता है अंदर से। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मिला है। और ये आप देख रहे हो, ये गोल गोल ब्लड वेसल्स बन रही हैं। तो इधर आपका एक होगा एओर्टा, तो दूसरा इंफीरियर वेना केवा वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन गई हैं। और ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लेटरल प्लेट फिर फट भी गई है 2 में। और फिर आपके ये इंटरमीडिएट विजोडम भी देख रहे हो, ये पेरेक्सियल भी देख रहे हो, जिसके स्लाइस भी बनना शुरू हो जाएंगे, सोमाइट्स वगैरह भी। ये यहाँ तक आ गया है थोड़ा। और उसको फोल्ड करते हैं, और ये देखो और फोल्ड, और ये देखें जिंदगी नक्शे की तरह ये बाहर फेंक दिया जाएगा
और इसको अंदर ले लिया जाएगा, टुकड़े को, ये देखो ये टुकड़ा अंदर ले लिया जाएगा और ये बाहर फेंक दिया जाएगा। और साथ में आप देखें कि ये जो न्यूरल ट्यूब वगैरह है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से होगा। थोड़ा आगे करें उसको, और ये देखो आगे आ गया ना, ये देखो ये कौन सराउंड कर रहा है इसको, वही रेगुलर एक्टोडर्म। ये अभी आई लाइक है, सी लाइक है, ओ लाइक हो चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन थोड़ा सा अभी खुला है, बाद में अभी अगले डायग्राम में इसको बंद कर देते हैं। लेकिन अभी कनेक्शन है कि नहीं है? ये अंदर जो क्या लेके गया, इंट्राएम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, और बाहर क्या लेके आया, यॉर्क सैक। ये दोनों ही एंडोडर्म थे और उनको सराउंड कर रहा है कौन, मीजोडर्म। ये कौन सा मीजोडर्म होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और ये कौन सा मीजोडर्म होगा, इंट्रा एम्ब्रियोनिक। जो इसको सराउंड कर रहा है वो विसरल, और जो ये बॉडी वॉल को सराउंड कर रहा है वो पैराइटल। और ये जो गोलाई बन जाएगी अंदर येलो कलर की, ये क्या हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा। कौन सा, जीआईटी का ट्यूब। और यहाँ से फिंगर डाल के जो मैं ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि ये हाफ काटा है ना, ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ आके रुकेगी, और इसके बाकी हाफ में यहाँ ले जाऊंगा तो एनल कैनाल क्लोकल मेम्ब्रेन पे जाके रुकेगी। अंदर जो गोल है येलो कलर का, ये एपिथेलियम ऑफ जीआईटी। फिर जीआईटी क्यों, इससे जो भी निकला कुछ वो भी, जैसे एलेंटोइस निकला तो ब्लेडर, यूरोजेनेटल साइनस आगे से, इधर से ट्रेकिया निकल जाएगा तो क्या ट्रेकिया का एपिथेलियम क्या होगा, एंडोडर्मल। और आखिर में वो जो एल्यूलाई बन जाएंगे वो भी क्या होंगे, एंडोडर्मल। लेकिन उनके ऊपर जो चढ़ा हुआ होगा वो मीजोडर्म। ग्लैंड्स व्लैंड सारे जितने भी हैं वो एंडोडर्मल। नहीं, एलेंटोइस यॉर्क स्टॉक से नहीं बनेगा, एलेंटोइस बनेगा जीआईटी के आखिरी क्लोका से, जहाँ से फॉरवर्ड डायवर्टिकुलम निकलेगा एक, जिसका नाम एलेंटोइस होगा। यॉर्क से ही बनेगा, यॉर्क सेक से अर्ली पोर्शन में, अगर आप अर्ली दूसरे वीक में आप समझते हो ना, वो यॉर्क से ही निकलेगा, यॉर्क सेल से, यॉर्क सेक से निकल के यॉर्क स्टॉक में जाएगा। ये बात दुरुस्त है आपकी, जो कनेक्टिंग स्टॉक होगा ना उसमें चला जाएगा। ये दूसरे हफ्ते में निकल आता है यॉर्क सेक, लेकिन बाद में आपकी यॉर्क सेक बन जाती है क्या, जीआईटी का ट्यूब। तो फिर वही एलेंटोइस किसके साथ कनेक्टेड होगा, जीआईटी के ट्यूब के साथ। कौन से, लास्ट पोर्शन में, कार्डल पोर्शन के साथ। अब देखें ये गोलाई बन गई आपकी। अब गोलाई बन गई तो क्या वो यॉर्क सेक बाहर नजर आ रहा है, कि वो जो यॉर्क स्टॉक थी, ये देखो यॉर्क स्टॉक थी, ये खत्म हो गई, ये खत्म। अब ये जीआईटी का जो ट्यूब है ऐसे कनेक्टेड है कि हैंगिंग है, और उसको सराउंड कर रहा है कौन, विसरल मीजोडर्म। और ये किसके साथ कंटिन्यूस हो गया, पैराइटल के साथ। और इसके अंदर क्या डेवलप हो गई, पेट की वो केविटी, नाम पड़ जाएगा इसका एब्डोमिनल केविटी, पेरिटोनियल केविटी जो बोल सकते हो, चलो। और इसको उमूमन हम सिलोमिक केविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलोमिक केविटी। अगर इसको मैं सिलोमिक केविटी बोलूं तो इसमें फ्लूइड क्या पड़ा होगा, सिलोमिक फ्लूइड। अगर ये सिलोमिक फ्लूइड पड़ा हुआ है तो ये जो मीजोडर्म है ये अंदर एंडोडर्म है, तो एंडोडर्म क्या बनाता है, एपिथेलियम। और एपिथेलियम के बाद क्या बनता जाएगा, नेक्स्ट सबम्यूकोजा, मस्कुलर लेयर, फला लेयर, ये लेयर करके आखिरी जो लेयर बनेगा इसी मीजोडर्म से, वो होगा मेरा पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम भी कहां से बना, मीजोडर्म से। समझ गए, पेरिटोनियम भी मीजोडर्म से बना। और अगर पेरिटोनियम मीजोडर्म से बना तो कौन सा पेरिटोनियम, विसरल भी और साथ में पैराइटल भी। और ये जो मेरी बनी ये क्या है, मिजेंट्री। कौन सी मिजेंट्री, पीछे से कनेक्टेड है, डार्सल मिजेंट्री। तो ये चीज़ क्या होती होगी, स्टमक तो नहीं होगा, क्योंकि स्टमक में तो फ्रंट की मिजेंट्री भी होती है। वेंट्रल मिजेंट्री, सेप्टम ट्रांसवर्सम, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम जो मैंने जीआईटी में बताया था, इसमें सिर्फ डार्सल है। तो इसका मकसद है कि ये ड्यूडिनम के बाद की हकीकत है ये। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलता है ये पर। और अगर ये यहाँ है तो अगर मैं फ्लूइड यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो फ्लूइड इसको टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा, समझ ली, किसको टच कर रहा है, पेरिटोनियम को। तो क्या कहते हो, बॉडी 4 टिश्यूज से बनती है, 5वां को टिश्यू है ही नहीं। यानी ये वो बूफे है, कोई भी बॉडी का आर्गन बनाओगे ना, यानी प्लेट उठाओगे ना कोई भी, तुम्हारे बूफे में सिर्फ 4 डिशेज आएंगी बस, 5वीं कोई डिश अल्लाह ताला ने दी ही नहीं है। टिश्यू 4 होते हैं। जो टिश्यू काटो तुम्हें गोश्त जैसा नज़र आए, बोटियाँ जैसे, बोटी देखी है ना लाल, ये वो, तो ये मसल होगा। फिर वो अगर वॉलंटरी हो तो वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी ना हो तो कार्डियक और स्मूथ मसल, लेकिन होगा गोश्त जैसा। जो धागे और न्यूरॉन हो तो नर्वस टिश्यू जिसमें से करंट तोड़ेगा। दूसरा टिश्यू ये है। तीसरा टिश्यू वो है जिसको सरफेस है, जिसको कोई चीज़ टच कर रही है, भले आप टच करो। तो स्किन, स्किन का कौन सा हिस्सा, स्किन में 2 चीज़ें होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। हाथ किसको लगता है, हाँ हाँ एपिडर्मिस को, तो एपिडर्मिस इज एपिथेलियम। क्यों, टच है ना इसको। मुंह में खाना डालते हैं, खाना टच करता है आपके, जिस चीज़ को टच कर रहे हैं ना अगर, एपिथेलियम। कायनात में सिर्फ एक ही टिश्यू को सरफेस है, वो एपिथेलियम है। मैं यहाँ दीवार को हाथ लगाता हूँ,
दीवार को मैं हाथ लगाऊंगा तो दीवार में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ईंटें भी हैं, प्लास्टर भी लगा हुआ है, लेकिन मेरा हाथ क्या प्लास्टर पे लगेगा, ईंटों पे लगेगा कि कलर पे लगेगा? तो कलर एपिथेलियम है, प्लास्टर पे नहीं लगेगा मेरा हाथ, तो प्लास्टर एपिथेलियम नहीं है। समझ गए? अगर मैंने इस प्लास्टर के ऊपर अगर वॉलपेपर लगा दिया ना तो वॉलपेपर एपिथेलियम है, सरफेस सिर्फ एपिथेलियम को है। सांस ले रहा हूं ना, ट्रेकिया में चला गया ना, तो ट्रेकिया तो कार्टिलेज का भी बना हुआ है, मसल भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी, सब कुछ है, लेकिन अंदर जो एपिथेलियम है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, तो ये क्या है? एपिथेलियम। क्यों? एयर टच कर रही है ना उसको। ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड घूम रहा है, ब्लड घूम रहा है तो वाल को टच कर रहा है। वाल 3 हिस्सों से बनी हुई है, अंदर का टिश्यू एपिथेलियम, जिसको ब्लड वेसल के एपिथेलियम को प्यार से एंडोथेलियम बोलते हैं। आप सर उसको एंडोथेलियम क्यों, उसको एपिथेलियम क्यों नहीं बोलते? इसको एपिडर्मिस, उसको एंडो क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ है ना, इसलिए। ये बाहर की तरफ है तो एपी। यही है हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर ब्लड पड़ा हुआ है, हार्ट मायोकार्डियम का बना हुआ है। क्या मायोकार्डियम को ब्लड टच करता है क्या? नहीं। किसी भी टिश्यू को सरफेस है ही नहीं। मसल को सवाल ही पता नहीं, आप अपनी मसल को टच कर सकते हो? नहीं। आप तो अपनी स्किन के सेकंड लेयर को भी टच नहीं कर सकते। तो जो पहला लेयर है वो क्या है? एपिथेलियम। जो टच, कौन टच कर रहा है? आप भी कर रहे हो, एयर भी कर रही है। सांस अंदर डाल दो तो पहला एपिथेलियम ट्रेकिया का, यहाँ से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आखिर में पहुँच गए बबल, एल्विला। तो एल्विला में सबसे अंदर जो चीज़ होगी एपिथेलियम। ब्लड वेसल का सबसे अंदर का स्ट्रक्चर एंडोथेलियम, एपिथेलियम। हार्ट के अंदर जो आपको लगा हुआ है वो एंडोकार्डियम। ऐसा ही यूट्रस के अंदर जाओ तो अंदर जो पड़ा हुआ है वो क्या है? एंडोमीट्रियम। ये नाम है एपिथेलियम्स के, ये एपिथेलिया हैं सारे। तो दिस विल बी कॉल्ड एपिथेलियम। तो मुझे आप बताओ कि ये येलो कलर का जो ये है, एम्ब्रियोलॉजिकली ये क्या है? एंडोडर्म। इट इज एंडोडर्म। हिस्टोलॉजिकली ये क्या बनाएगा फ्यूचर में? आर्गन तो बनाएगा, एपिथेलियम बनाएगा, क्योंकि खाना इसको तो टच करेगा। समझ रहे हैं? तो इसको एपिथेलियम। गैस्ट्रिक म्यूकोजा, तो फला म्यूकोजा, इंटेस्टिनल, ये वो ग्लैंड विलैंड कौन बनाएगा? एपिथेलियम। ये एपिथेलियम है। उसके बाद कौन आ गया? मेसोडर्म। तो मेसोडर्म क्या बनाएगा? सब म्यूकोजा, मसल ये वो, सिर्फ मेसेंट्री क्यों, सब कुछ बनाएगा। टिल के आखिर क्या बनाएगा? लास्ट चीज क्या बनाएगा? या मेसोडर्म जो इसको सराउंड करेगी? विसरल पेरिटोनियम। क्या विसरल कि बाकी ये पैराइटल वराइटल भी यही बनाएगा? समझ गए? ये पैराइटल। और अगर मैं इसमें फ्लूइड डाल दूं तो इस लेयर को टच करेगा कि नहीं? किसको? पैराइटल को, विसरल को, जिसको भी, पेरिटोनियम को टच करेगा कि नहीं करेगा? टच है कि नहीं है? इसको सरफेस है कि नहीं है? ये भी एपिथेलियम है, ये भी एपिथेलियम है। माने इसका मकसद है कि अंदर ये एपिथेलियम, आपस ये किस एपिथेलियम है भाई? ये एपिथेलियम ये अंदर से लाइनिंग दे रहा है किसको? क्या ये कैविटी नहीं है क्या? क्या सिर्फ ये जीआईटी के अंदर फूड पड़ा हुआ है तो यही कैविटी है? या इसके बाहर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है ये भी कैविटी है? तो इस कैविटी को सराउंड करने वाला ये जो वॉलपेपर लगाया मैंने इधर, ये जो कलर लगाया, ये भी क्या होगा? एपिथेलियम। तो पेरिटोनियम खुद क्या है? एपिथेलियम। और ये जो कैविटी डेवलप हुई है क्या है? पेरिटोनियल कैविटी। एम्ब्रियोलॉजिकली इसको बोलते हैं सिलोम। इसका दूसरा नाम है सिलोमिक कैविटी। तो ये जो पेरिटोनियम चढ़ा है इसका नाम पेरिटोनियम डालूं कि इसका नाम सिलोमिक एपिथेलियम डालूं? तो ये सिलोमिक एपिथेलियम। दैट विल इन फ्यूचर विल बी कॉल्ड एज पेरिटोनियम। लेकिन इस वक्त क्या है? तो ये जो कैविटी है आगे चल के ये पेरिटोनियल कैविटी है, इसी की तो पैरासिंथेसिस करके फ्लूइड निकालते हो तुम लोग। और ये बीच में अभी तो आपको सीधा शराफत से ऐसे नज़र आ रहा है ट्यूब, ये ट्यूब होगा कि बाद में कॉइलिंग हो जाएगी, वो बाद में तो 20-25 फुट का बन जाएगा। और ये इतनी फ्लूइड थोड़ी होगी, उसके बाद फ्लूइड थोड़ा सा होगा, सिर्फ इसके बाहर के सरफेसेस को गीला करेगा। हाँ, ये एक्स्ट्रा हो जाए तो असाइटिस, फिर तो पेट फूट जाएगा। ऐसे सब कुछ मेसोडर्म मसल ही क्यों बनाएगा? सब कुछ बनाएगा। आखिर में पेरिटोनियम भी बना दिया किसने? मेसोडर्म ने। तो इसका मकसद है कि एपिथेलियम मेसोडर्म से बन सकता है कि नहीं बन सकता है या नहीं बन सकता? क्या एंडोडर्म से एपिथेलियम बन सकता है? भाई उसी से तो बनता ही एपिथेलियम है, अंदर वाला। तो एपिथेलियम किससे बना? एंडोडर्म से। क्या मेसोडर्म से नहीं? क्या एक्टोडर्म से नहीं? कौन सा? एपिडर्मिस नहीं बना क्या? ये ब्लू कलर क्या है? एपिडर्मिस। और इससे नीचे ये रेड कलर क्या है? मेसोडर्म। तो इसने क्या बनाया? डर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या एपिथेलियम नहीं है? तो एक्टोडर्म से नहीं बनाया क्या? बनाया। अंदर जब तुम गए तो ये सिलोमिक एपिथेलियम, एपिथेलियम माने पेरिटोनियम, पेरिटोनियम माने पेरिटोनियल कैविटी का एपिथेलियम, तो मेसोडर्म ने बनाया। तो मैंने कब कहा कि नहीं?
वो एंडोडर्म जो है वो एपिथेलियम एंडोडर्म से बना है। और आखिरी वाला जो पेरिटोनियम है, जो सिलोमिक एपिथेलियम, सिलोमिक कैविटी का एपिथेलियम है, वो मेसोडर्म से, और जो सबको सराउंड कर रहा है एक्टोडर्म, वो एक्टोडर्म से। मीन्स एपिथेलियम डेवलप्स फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स। समझ गए? तो ये जहन में बनाना कि ये आगे चल के कहीं क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो ये आप जनरली इस तरीके से बना रहे हो। अब यहां से हम देखें, ठीक है ना, अब यहां से हम देखें कि ये जो है, ये इस वक्त जो रेड येलो कलर का जो तुम देख रहे हो, ये क्या है? जीआईटी का ट्यूब। लेकिन ये पहले क्या? एंडोडर्म, जीआईटी का ट्यूब। लेकिन ये कनेक्टेड किसके साथ था? यॉर्क सैक के साथ। वो कब कनेक्टेड था? वो 2nd वीक में। और ये अब कहाँ पहुँचे हैं? हम तो तकरीबन 3rd मंथ में, 2nd 3rd मंथ में आ गए। तो होता क्या है, जब ये फोल्ड हो रहा होता है ना, तो बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के, वो बॉडी के आर्गन्स बनाते हैं। आर्गन ही बनाएंगे ना, जाहिर है। जो आपके सेल्स बने थे, जायगोट बना था, इस जायगोट के सारे बेटे जो क्लोन बन गए हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेल्स जो बनेंगे हमारे, ये क्या बनाएंगे? आर्गन्स। आर्गन तो बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले तो टिश्यू बनेगा ना, एपिथेलियम। मसल जो गोश्त जैसा होगा, वो जो धागे धागे होंगे वो नर्वस टिश्यू, जिसको सरफेस होगी वो एपिथेलियम, जो तीनों जैसा नहीं होगा तो वो कनेक्टिव टिश्यू। होते ही 4 टिश्यू। तो बोन भी क्या होगा? क्यों? क्योंकि गोश्त जैसा नहीं है, धागों जैसा नहीं है, टच नहीं होता, तो फिर क्या होना चाहिए इसको? जाहिर है चौथी क्या चीज़ होती है? कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या कनेक्टिव टिश्यू सारे पत्थर जैसे होते हैं? नहीं। कट लगा के चर्बी को बाहर ले आओ, क्या है? क्या गोश्त है? तो मसल नहीं है। क्या धागे धागे हैं? क्या नर्वस टिश्यू है? नहीं। क्या टच हो सकता है फैट? नहीं। तो एपिथेलियम भी नहीं है। तो जब ये तीनों नहीं है तो चौथी चीज़ है क्या? टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मकसद है कि फैट भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। चलो इसको छोड़ो, कट करके ब्लड को बाहर ले आओ टेबल पे, टिश्यू नहीं है ये, सेल ही सेल है। जाहिर है सेल की कलेक्शन है। क्या होता होगा? क्या गोश्त है? क्या धागे धागे हैं? क्या ब्लड को टच किया जा सकता है? तो फिर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। माने कनेक्टिव टिश्यू पत्थर जैसा सख्त भी हो सकता है, वो जेली जैसा नरम भी हो सकता है, वो पानी जैसा फ्लूइड भी हो सकता है। लेकिन बस 3 चीज़ें देखो, उसको सरफेस तो नहीं है, कहीं गोश्त जैसा तो नहीं है, कहीं धागे धागे तो नहीं है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है तो फिर जैसा भी है कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? 5वां कोई टिश्यू ही नहीं है। हमें पता हो कि इस बक्से में 4 चीज़ें हैं फलां, 3 चीज़ें मैं निकाल के बाहर ले आऊँ तो सोचोगे कि यार चौथी पता नहीं कौन सी होगी। भाई 4 रखी हैं, 3 रखी तो चौथी वही होगी ना, 5वीं होती नहीं है जब। तो इसका मकसद ये है कि ये सारे टिश्यूज इस तरीके से यहाँ पर होते हैं, ये सारे आर्गन बन जाते हैं। आप उन्हीं 4 टिश्यू से मिला के आर्गन बनाओ, एक और आर्गन बनाओ, जोड़ दो, एक और 10-15 आर्गन जोड़ के तुम सिस्टम बना लो। ऐसे 12-15 सिस्टम बना के ह्यूमन बीइंग डेवलप हो जाएगा। तो ये सिस्टम इस तरीके से यहाँ पर डेवलप होगा। अब आप यहाँ से देखो सिलोमिक एपिथेलियम जो, तो इसका मकसद ये है कि ये सारे जो सेल, ये कौन बनाता है? टिश्यू, सेल्स। इन सेलों का बाप कौन है? जायगोट। और जायगोट में कंट्रीब्यूशन 2 चीज़ों से, एक माँ से एक बाप से, आधा उधर से आधा इधर से। तो ये जायगोट बन गया। अब जायगोट जब बना है तो अब तो चल सो चल, अब तो सारी जिंदगी ये जायगोट के ही 2 बेटे बनेंगे। उससे ही है बाबा आदम, तो उसी से 2, तो उसी से 4, तो उसी से 8, तो उसी से 1 अरब, तो उसी से 10 अरब। तो ये बनता ही जाएगा। अब जब तक आप जिंदा हैं ये होती रहेगी, और जो होती रहेगी तो इन सब की शक्ल, इन सब का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? जायगोट जैसा। जायगोट में भले 46 माने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जो टूटेंगे 2 बनेंगे, तो 23 नहीं बनेंगे, फिर बनेंगे वो 46। डॉटर सेल्स वैसे ही होंगे। माँ अगर बच्चे को जन्म दे देगी, अगर 2 को जन्म देगी, ऐसे नहीं करेगी एक आंख इसको देगी एक आंख उसको देगी, होंगी दोनों को दोनों आंखें। तो ये क्या है? ये माइटोसिस है जो हमारी चल रही है इस वक्त में। एपिथेलियम आपका ये जो नज़र आ रहा है ना आपका, ये एपिथेलियम 2 से 3 हफ्ते का मेहमान होता है, नया आ जाता है। स्टमक का तो 15 दिन में नया आ जाता है। ये इतना स्टमक अंदर देखो ना कैसे होता है। ये 2 हफ्ते का मेहमान है, 2 हफ्ते बाद पुराना गया, नया आ जाता है। हमेशा ताज़ा दम, नया नया। इतना टर्नओवर होता है, तभी तो बर्दाश्त कर सकता है। ये आपका स्किन है ना, यहाँ पे देखिए, ये स्किन 15 से 16, 18, 21 दिन। बच्चे देखें ना, बच्चे जो बाहर धूप में होते हैं तो धूप लगते लगते उनके सेलों के अंदर देखो मेलानिन ज़्यादा जमा हो जाती है, तो डार्क हो जाते हैं बच्चे। यही बच्चे वेकेशन में देखे ग्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुरानी एपिडर्मिस उतर के जब नई आ जाती है तो उसको धूप लगी हुई नहीं होती, तो उसके अंदर वो देखें बच्चे पिंक होते हैं। जब वेकेशन में फिर जाते हैं तो फिर इनका मुंह कैसे हो जाता है? डार्क। उस धूप में लग लग के उनका एपिथेलियम पुराना गया, नया आ जाता है। ये हमेशा ऐसे होता है। और नया आएगा पुराना, वो पिछले जैसा ही होगा। तो कैसे होता होगा? उनके नीचे स्टेम सेल्स होते हैं, वो जो नए नए सेल्स बनाते रहते हैं।
लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके स्टेम सेल्स एक दफ़ा जो बनाया सो बनाया, पैदाइश के बाद अब डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे टिश्यू को हम उमूमन परमानेंट टिश्यू कहते हैं। 3 टिश्यू परमानेंट है, एक दफ़ा गया तो समझ लो गया, ये कभी दोबारा नहीं आएगा। 3 टिश्यू, एक स्केलेटल मसल, एक कार्डियक मसल, एक नर्वस टिश्यू, ये 3 कभी नहीं आएंगे। अगर इनकी इस्कीमिया हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए, इन्फाक्शन हो जाए, माइकार्डियल इन्फाक्शन एक दफ़ा हो गया तो वो टुकड़ा दोबारा नहीं आता है। ब्रेन में हो गई ना सेरिब्रल इन्फाक्शन, स्ट्रोक, तो वो टुकड़ा जो गया तो गया, ये दोबारा नहीं आएगा। स्केलेटल मसल भी ऐसा ही है, एक दफ़ा अगर डैमेज हो गया दोबारा नहीं आएगा। बाकी जो स्मूथ मसल है वो ज़रूरत पड़ने पे आ सकता है, ऐसे नहीं है कि है और दोबारा आ जाता है, पुराना गया नया नहीं, वो नहीं। लेकिन अगर मैं काट दूँ तो दोबारा आ जाएगा। लिवर है, लिवर का टुकड़ा काट देना, अगर आप डोनेट कर दो ना किसी को, चौथाई लिवर अपना किसी को दे दो 1/4, तो उसका 3/4 खुद ही आ जाएगा। और आपका 1/4 जो ख़राब हो गया ना, निकल गया ना, वो भी दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन आपने किसी को नहीं दिया है तो ये दोबारा बढ़ता नहीं है। फिर तो ये बढ़ता तब है जब आप किसी को देते हो, यानी इस इमरजेंसी में वो बढ़ता है। ऐसे टिश्यू को हम उमूमन स्टेबल टिश्यू कहते हैं, जो आम हालात में जनरेट नहीं होता। और दूसरा होता है जिसको लेबाइल टिश्यू कहते हैं, वो तो कुछ करो ना करो, पुराना शेड हो गया नया आ गया, पुराना हो गया नया आ गया। आपके WBC, RBC ये सारे देखें, सबसे ज़्यादा डायनेमिक जो टिश्यू है ना, जो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, वो आपके RBC ब्लड सेल्स होते हैं। लाखों करोड़ों में बनते हैं डेली, पुराने गए नए आ गए। और पुराने कौन से वाले? जो 120 दिन पूरे कर चुके हैं। और 120 दिन सारे को एक ही दिन में थोड़ा पूरे करते हैं। कल 2% 1% का 120 दिन ख़त्म होंगे, वो ख़त्म तो नए 100 आ जाएंगे। 100 आपका 5 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। अगले दिन कुछ और मरेंगे तो नए आ जाएंगे। तो ऐसे ग्रेजुअली ऐसे मामला सिलसिला चलता रहता है। तो ये माइटोसिस होती है। लेकिन ये क्या बना रहे हैं? आर्गन्स बना रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या करेगा, ऐसे ही सब आर्गन बनते गए आर्गन बनते गए, तो वो सेल कहाँ से आएंगे जिनको जर्म सेल्स कहते हैं। फिर तो जो आज ही अल्लाह ताला जर्म सेल बनाना बंद कर दे, तो जो लोग पैदा हो चुके हैं वो होंगे ये इस नस्ल के आखिरी लोग होंगे। जब ये मर जाएंगे ना, जब तो नई नस्ल ही नहीं होगी, क्योंकि नस्ल आएगी जर्म सेल से। और जर्म सेल भी किसके बेटे होते हैं? ज़ायगोट के आखिरी पहला से, शुरू में पहला सेल कौन है? तो जर्म सेल भी किधर से बनते होंगे? लेकिन ज़ायगोट से कैसे बनेंगे ऐसे, जबकि ज़ायगोट के अंदर तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जर्म सेल के अंदर तो 23 होते हैं। इसका मकसद यह है कि चंद सेलों को बोला जाएगा, अल्लाह ताला उनको हुक्म करेगा कि ये जो तुम छलांगे लगा के आर्गन बनाने के लिए जा रहे हो, तो तुम सोमेटिक सेल्स हो। 99% सोमेटिक सेल्स होते हैं, जो सोमेटिक, जो बॉडी वॉल्स बॉडी बनाते हैं। लेकिन 1% से भी कम सेलों को ऑर्डर मिलेगा कि तुम्हें आर्गन नहीं बनाना है, खबरदार जो कोई आर्गन बनाए। चुप करके बैठो, फ़िलहाल तुम्हारे लिए एक ख़ास काम जो है वो सेलेक्ट किया गया है। इन सेलों को फिर नाम दे देते हैं जर्म सेल, नहीं इनको बोलते हैं प्रीमोडियल जर्म सेल। एकदम से जर्म सेल नहीं होते। आप आम पॉपुलेशन में इंटर के ज़माने में कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि भाई कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं, फलां नहीं, ये 4 लोग जो है ना, वो तुम एडमिशन के लिए कोई फॉर्म नहीं भरोगे, क्या हो जाएंगे वो सेकंड लेफ्टिनेंट या मेजर फलां? नहीं, अभी वो सेलेक्ट हुए हैं, रिक्रूट हैं वो। अब ये नहीं है कि हाँ अच्छा हमें आप मेजर कर्नल बनाएंगे, फलां गन उठा के क्या पहुंच जाएंगे बॉर्डर पे, क्या बोल दिया है इन्होंने? नहीं, अभी वो ट्रेनिंग से गुजरेंगे। इसका मकसद ये है कि ये कितना टाइम, ये दूसरे हफ्ते में या इवन तीसरे हफ्ते में, और कुछ ख़ास इलाके के सेलों को बोला गया है। ये नहीं है कि ऐसे बोल दिया और चंद सेल इधर से, चंद सेल इधर से, फना सेल इधर से, नहीं। कुछ ख़ास इलाके के सेलों को बोला गया है कि तुम्हें कोई सोमेटिक वगोमेटिक ये झंझट नहीं करना है, तुम्हें बनना है जर्म सेल्स। तुम्हारा नाम है प्रीमोडियल जर्म सेल, ठप्पा लग गया, सिलेक्शन लेटर मिल गया है, ट्रेवल करो और जाओ एबटाबाद। तो चढ़ेंगे गाड़ी पे और जाएंगे एबटाबाद। तो यहाँ कौन होगा? ये किस इलाके से इनको बोला गया है? यॉर्कशायर से, किसी और इलाके से नहीं। आप बोलते हैं यॉर्कशायर से बोला गया, तो यॉर्कशायर वाले सेल तो सारे GIT का एंडोडर्म वेंडोडर्म बनाते हैं, ये नहीं बनाएंगे। ये क्या नहीं बनाएंगे? ये क्या करेंगे? ये यहाँ से ट्रेवल करेंगे। ये है प्रीमोडियल जर्म सेल। किस इलाके से ट्रेवल कर रहे हैं? यॉर्कशायर से। ये यॉर्कशायर से जब ट्रेवल करेंगे तो कोई आर्गन नहीं बनाएंगे, ये यॉर्कशायर से ट्रेवल करेंगे। और ये देखो यॉर्कशायर से ट्रेवल करके ये देखो कहाँ आ रहे हैं, ये कहाँ से गुजर रहे हैं? उस रास्ते से गुजर रहे हैं जिस रास्ते से कोई चीज़ें अंदर आती हैं GIT की तरफ। कौन? आर्टरी, वेन, फलां फलां फलां। कहाँ से? पीछे से, रेट्रोपेरिटोनियम साइड से।
ठीक है ना। इसका नाम क्या डालते हैं वैसे फ्यूचर में? जिसके रास्ते से, जिस रास्ते से, अब पानी से तो नहीं जाएंगे ना, वाल से होते 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 ये डबल लेयर क्या है? डॉर्सल मेसेंट्री है ना ये। तो डॉर्सल मेसेंट्री में क्या डबल लेयर होता है कि नहीं होता है? उस लेयर के बीचों बीच कौन है? आर्टरी वेन्स। वो क्या जा रही होती हैं, क्या आ रही होती हैं? आ रही होती हैं, ये जा रहे होते हैं। रास्ता खुला हुआ है ना, इस दरवाजे से सिर्फ आया जा सकता है कि जाया भी जा सकता है। तो जहाँ से ये कौन है? ये यॉर्क सेक से माइग्रेट होकर डॉर्सल मेसेंट्री से ये जर्म सेल इधर आ गए। किसमें? रेट्रोपेरिटोनियम में। जो भी पेरिटोनियम तो है नहीं। और जैसे ये यहाँ पहुँचते हैं, ये जर्म सेल पहुँच गए हैं। अब जर्म सेल जैसे कोई हवा में तो नहीं बैठे हुए होंगे, इधर कोई आर्गन बन रहा होगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये गए ना उधर तो वो आर्गन जल्दी जल्दी बनेगा। अगर ये न पहुंचे ना उधर तो वो आर्गन रिग्रेस हो जाएगा। तो वो आर्गन कौन है? ओवरी या टेस्टिस। अभी फिलहाल एक गोनाड बन रहा है। ये जो अभी बता रहा हूं ये आप ये नहीं समझें कि ये सिर्फ फीमेल में ऐसा होता है, मेल में भी ऐसा होता है। अभी फिलहाल हमें नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है, और वहां जब पहुंचेगा तो गोनाड बन जाएगा। गोनाड का मकसद है सेक्स ग्लैंड, चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो। उसको हम कहते हैं इंडिफरेंट गोनाड। इंडिफरेंट गोनाड माना अभी नहीं पता कि टेस्टिस है कि ओवरी है। लेकिन ये जो गया है प्रीमोडियल जर्म सेल, अब देखना यहाँ पर, ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल गया है ये किसका बेटा है? किस सेल का बेटा है? ठीक है ना, ये जायगोट का बेटा है। अगर ये जायगोट का बेटा है और वो जो जायगोट है उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं 44 और XY, तो ये मेल डेवलप होगा। ये मेल होगा क्योंकि Y है। अगर ये 44 और X है तो ये फीमेल है। ये इत्तेफाक से Y है अगर, तो जो Y है ना उसके अंदर सारे जीन्स होंगे ना। Y पे डिपेंड करता है कि Y के अंदर जो जीन्स होते हैं उनको हम कहते हैं SRY। उसका नाम होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y, SRY। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y, ये जीन्स होती है, ये रीजन है। कौन? जीन्स। अब आपको पता है ना कि ये क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम किस चीज़ का बना हुआ है? DNA का। और DNA किस चीज़ का होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। सैकड़ों हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और चंद न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे जोड़ के एक टुकड़ा उठा लो, ये एक जीन है, अगली जीन है, ये जीन है, ये जीन है। तो ये जीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कौन से क्रोमोसोम पर है? Y पे। उस टुकड़े को हम कहते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y, SRY। अब उस SRY में से कौन से सुर्ख के पर लगे हुए हैं जिसकी वजह से सेक्स डिटरमाइन होगा? उस पे, उस जीन पे। और जीन आपको पता होता है क्या करता है? कोई ना कोई प्रोटीन बनाता है, कोई ना कोई प्रोटीन को एनकोड करता है। यानी उसके अंदर एक पैगाम होता है, फलां प्रोटीन बनाओ। हर जीन में एक पैगाम लिखा हुआ होता है अल्लाह की तरफ से, उसमें अल्लाह के अहकामात लिखे हुए हैं, हर अहकाम एक के पास होता है। तो ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन जो Y है ये आपको एक प्रोटीन बना के देगा। जो प्रोटीन फ्यूचर में बनाएगा क्या, उसका नाम है, उस प्रोटीन का नाम है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये प्रोटीन है, किस पे लगी हुई है? Y क्रोमोसोम पर। Y क्रोमोसोम पे वो जीन का नाम है SRY। और SRY क्या है? एक जीन है, एक सब्सटेंस है, जो प्रोटीन है, जो बनाता है क्या? प्रोटीन बनाता है। इसका नाम है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। यानी जिस बच्चे में Y होगा उसका गोनाड आगे चल के टेस्टिस होगा, और जिस बच्चे में Y नहीं होगा, जो Y नहीं होगा तो फिर दूसरा भी X होगा। तो उसका जो गोनाड बन रहा है वो टेस्टिस नहीं बनेगा, वो ओवरी बन जाएगा। और जिसका टेस्टिस बनेगा उसके अंदर एंड्रोजेंस डेवलप होंगे, उसकी जो डक्ट्स होंगी वो फीमेल के मुकाबले में डिफरेंट होंगी, उसकी डक्ट्स मुख्तलिफ होंगी बिल्कुल। उसके अंदर वैसे डक्ट्स दोनों में बनेगी, जो चल के दिखाऊंगा आगे चल के। एक को बोलेंगे मीजोनेफ्रिक डक्ट, एक उसके पैरेलल होगी, उसको बोलेंगे पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसको प्यार से मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं। दोनों में होंगी, समझ रहे हैं? दोनों में होंगे। स्टार्ट में तो दोनों दिखाएगा, लेकिन ये कहलाएगी इनडिफरेंट स्टेज। इनडिफरेंट स्टेज का मकसद ये है कि इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेज। लेकिन क्योंकि पीछे से टेस्टिस पे जो नज़र डालेंगे तो ये तो टेस्टिस की तरह डेवलप हो रहा है, तो ये दोनों जो डक्ट्स हैं ये किस तरफ निकल जाएंगी? मेल की तरफ।
यानी मेल जैसी डेवलपमेंट दिखाएंगी। क्यों दिखाएंगी? क्योंकि जो टेस्टिस डेवलप हुआ है किसके कहने पे? वाई के TDF के कहने पे जो टेस्टिस डेवलप हुआ है, तो टेस्टिस ने जो एंड्रोजेंस निकाली हैं तो उन्होंने असर डाला किस पे? जेनिटल डक्ट्स पे। वो जो जेनिटल डक्ट्स पे असर डाला तो उधर बन जाएगा वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस और टेस्टिस वहां पर, और उसको आगे चल के यूरेथ्रा में हम डाल देंगे। लेकिन जहां TDF नहीं, क्योंकि उधर ओवरी बनी है और ओवरी नहीं दे रही है एंड्रोजेंस, तो उधर मीजोनेफ्रिक डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की डेवलपमेंट डिफरेंट होगी। वहां क्या होगा? क्योंकि टेस्टिस ने क्या डेवलप किया था? एंड्रोजेंस किए थे ना डेवलप। वो क्या करेगी? मीजोनेफ्रिक डक्ट को तो उभरने देगी, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को, मुलेरियन डक्ट को रोक देगी, उसको डेवलप ही नहीं होने देगी। तो जो मुलेरियन डक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिग्रेस होकर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मकसद है कि उनके पास, टेस्टिस के पास एंड्रोजेंस होती हैं और एंड्रोजन क्या करते हैं? मुलेरियन डक्ट को डेवलप नहीं होने देते। इसको हम कहते हैं मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस, मिस। हमारा एक टीचर बोलता था जिसके पास मिस होगा ना वो खुद मिस्टर हो जाएगा। यानी मिस माने मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस जिसके पास होगा उसकी मुलेरियन डक्ट से डेवलप नहीं होगी। और मुलेरियन डक्ट्स हमेशा आपस में मिलके यूट्रस बनाती हैं। क्या यूट्रस बनाती हैं? कि यूट्रस उसके आखिरी हिस्से बनाते हैं। अगर मैं दो डक्टों को ऐसे लटका दूं, ऐसे उनका एक हिस्सा हो वर्टिकल, दूसरा हिस्सा हो उनका हॉरिजॉन्टल, तीसरा फिर वर्टिकल हो जाए, तो वर्टिकल वाले जो आखिरी वाले हिस्से होंगे आपस में मिल नहीं जाएंगे। वो जो मिल जाएंगे तो ये यूट्रस होगा, और ये यूट्रस होगा तो इसके साथ जो जुड़े हुए हिस्से नहीं मिल सकेंगे, ये फैलोपियन ट्यूब होगा। गोनाड तो पहले ही है और उसके आखिरी हिस्से का नाम पड़ जाएगा वजाइना। वजाइना पूरा कि उसका अपर हाफ, लोअर हाफ बाहर निकालने के लिए चाहिए, वो उसके साथ जुड़ जाएगा तो वजाइना डेवलप हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? कौन कर रहा है? मुलेरियन डक्ट। और ये मुलेरियन डक्ट मेल में क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि वो जो टेस्टिस है उसके अंदर से मुलेरियन का जहर निकल रहा है जो उसको डेवलप ही नहीं होने देगा। उस जहर का नाम है मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस, MIS। वो क्या कर देगा? मुलेरियन को डेवलप ही नहीं होने देगा। न डेवलप होने देगा तो न तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब मेल में, न यूट्रस, न वजाइना। लेकिन क्या उसमें मुलेरियन डक्ट नहीं होती है? क्या होती है? शुरू में दोनों में सेम है, फिर रिग्रेस हो जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा उससे। तो ये अपने जहन में इन चीज़ों को बना लो। तो ये इस तरीके से यहाँ पर डेवलप होंगी। और यहाँ से मैंने बताया कि ये कौन बन रहा है, ये क्या पहुँचे हैं? प्रीमोडियल जर्म सेल पहुँचे। ये तकरीबन 5वें हफ्ते में पहुँच जाते हैं। और 5वें हफ्ते में जैसे पहुँच जाते हैं तो ये क्या चीज़ है? ये रेड कलर की, हाँ नहीं, डार्सल मेसेंट्री तो ये है ना, पैराइटल पेरिटोनियम। लेकिन अब पैराइटल पेरिटोनियम फिलहाल तो नहीं बोलेंगे ना, फिलहाल तो उसको क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। लेकिन इस कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोमिक कैविटी। तो फिर ये सारा जितना भी ये एपिथेलियम है कि नहीं है? सीलोमिक एपिथेलियम, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ आके पहुंचे हैं 5वें हफ्ते में, अब देखें हो क्या रहा है। ये कौन है? सीलोमिक एपिथेलियम। ये एकदम से क्या करेगा? ये एकदम से छलांगे लगाना शुरू करेगा, ऐसे फोल्ड होना। ये क्या? कमरे बनते जा रहे हैं। और इन कमरों में आके रह रहा है कौन? जो अभी भी पहुंचा है मेहमान, वही जो सिलेक्शन लेटर लेके पहुंचे कि हम आ गए हैं। ये अगर नहीं आए ना यहाँ पर, तो ये तुम्हारा जो ग्लैंड है ना, ये जो गोनाड है, ये डेवलप ही नहीं हो सकेगा, रिग्रेस होकर। ये सेक्स अभी तो फिलहाल सेक्स डिफरेंशिएशन की नहीं, गोनाड ही डेवलप नहीं होगा अगर ये नहीं आए तो। सेक्स डिफरेंशिएशन की तो बात है, गोनाड ही नहीं बनेगा, गोनाड इतना होकर रह जाएगा। क्यों? मेहमान ही नहीं आए, लोग आए ही नहीं, तो फिर कैसे डेवलप होगा? ये आ गए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये आ गए हैं, और ये आके किस में डेवलप, किस में आके अंदर बैठ जाएंगे? इन कंपार्टमेंट्स में। तो ये कंपार्टमेंट, तो अंदर जो आपको ग्लैंड, अंदर जो आपको वो डक्ट्स वगैरह बन रही हैं, या जो बाकी सेल बन रहे हैं, जो हर एक प्रीमोडियल जर्म सेल को क्या बनाएंगे? उसकी दीवारें बना के उसको कमरा दे देंगे। वो कहाँ से डेवलप होंगे? सीलोमिक एपिथेलियम से। और ये खुद किधर से आए हैं? यॉर्क सेक से, समझ। लेकिन ये सोमेटिक सेल्स नहीं है, प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं। ये आके यहाँ पे बैठ गए हैं। ये क्या बन गया है? अभी प्रिमिटिव गोनाड बना है। अभी ओवरी है कि टेस्टिस है, यहाँ आके पता चला कि इनके अंदर वाई मौजूद है। वाई मौजूद है तो फिर देखेंगे कि गोनाड की आगे फर्दर डेवलपमेंट टेस्टिस की तरफ निकल जाएगी। अगर ये नहीं हुए तो ओवरी की तरफ। दोनों में फ़र्क होता है। दोनों के जो
ये सेक्स कॉर्ड्स बनते हैं, ये जो मैंने कमरे बनाए इनको बोलते हैं सेक्स कॉर्ड्स, प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स। अभी फिलहाल दीवारें खड़ी की हैं, पूरा कमरा बना नहीं है, लेकिन ये आगे बैठ जाएंगे उसके अंदर, जैसे बैठेंगे तो डेवलपमेंट भी जारी रहेगी। इनको प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स कहते हैं। और यहाँ तक क्या होगा, इनडिफरेंट स्टेज है, इनडिफरेंट, अभी नहीं पता कि ये क्या है, आगे बढ़ेंगे। और वाई है इसके अंदर, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई है, तो फिर ये टेस्टिस की तरफ निकल जाएगा, नहीं है तो ये ओवरी की तरफ। अब दिखाएंगे दोनों में फ़र्क क्या है, और इनके अंदर ये फ़र्क होगा। वो जब ये फ़र्क होगा तो फिर हमारे पास ये ग्लैंड थोड़ी है, इनके ज़ाहिर है इनके प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जब ये आगे चल के आपको पता है कि स्पर्म्स बनेंगे तो इनको ट्रेवल कराने के लिए डक्स चाहिए। फिर हमें यहाँ क्या मिलना है, डक्स मिलनी है। और जो डक्स मिलेंगी तो दो किस्म की डक्स होंगी, एक का नाम होगा मीजोनेफ्रिक डक्ट, दूसरे का नाम होगा पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। दो डक्ट साथ साथ होंगी, एक पैरेलल होगी उसके यहाँ, मीजोनेफ्रिक पैरामीजो दोनों में होंगी, शुरू में तो दोनों में ही होंगी। वो साथ में वो भी डेवलप हो रही होंगी, वो साथ में ये भी डेवलप हो रहा होगा। ये अगर वाई है तो टेस्टिस की तरफ, नहीं है तो ओवरी की तरफ। वो जब ये डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और छठे 8वें 10वें हफ्ते में जैसे इनके अंदर से हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, तो ये हार्मोन्स उन डक्ट्स की डेवलपमेंट पे असर डालेंगे, जो शुरू में दोनों में एक जैसी हैं, इन डिफरेंट स्टेज। और इन डिफरेंट स्टेज में फिर हमें पता चलेगा कि फीमेल के मेल के अंदर मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस होने की वजह से वहाँ मुलेरियन, वहाँ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप नहीं होगी, मीजो होगी। और अगर फीमेल में देखेंगे तो वहाँ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप होगी, मीजोनेफ्रिक डक्ट बहुत ही कम डेवलप होगी लेकिन बहुत ही कम। ये असर किस पे पड़ा है, किस वजह से, क्योंकि ग्लैंड अपनी जोबन में आ गया है, वो एंड्रोजेंस दे रहा है। और इसका असर फिर किस पे पड़ेगा, ये असर, उसका असर पड़ेगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे भी। उसमें भी एक इंडिफरेंट स्टेज होगी, क्या, क्लोकल मेम्ब्रेन। फिर वहाँ से उसको दो में डिवाइड करना, यूरोजेनेटल साइनस, एनोरेक्टल कैनाल, एक जैसा, फीमेल में भी वही, मेल में भी वही, एक जैसा लगेगा, लेकिन बाद में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। हर वो चीज़ जो मेल में है वो फीमेल में होती है। अगर उसमें स्क्रोटम है तो इसमें लेबिया मेजोरा है, उसमें अगर यूरेथ्रा है तो इसमें लेबिया माइनोरा है। यूरेथ्रा न हो सका तो ऐसे हो जाएगा लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा के बीच में गैप, वेस्टिब्यूल, उसमें नहीं। हर चीज़ जो मेल में है वो फीमेल में होगी। इनके एनालॉग्स होंगे, हम उनके जेनेटल यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल एनालॉग्स को हम यहाँ पे देखेंगे। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल कराऊंगा। ये अगर हो गया ना तो फिर इससे ये होगा कि जैसे यहाँ से आप देखें, ये पूरा GIT का टैब हैंग कर रहा है। अब देखें यहाँ से बकोफेरेंजियल और इधर से क्लोकल मेम्ब्रेन, ये देखिए अभी से एलोन्टाइज निकल के आ गया है। बोलो ये क्या है, ये क्लोका है। इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से दो में डिवाइड कर देंगे। ये देखो यहाँ से ये है, ये मैं ये लगाऊंगा इधर, इधर ऐसे लगा दूंगा। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ये यूरोजेनेटल साइनस हो गया और ये एनोरेक्टल कैनाल हो गया। ये देखिए यहाँ दो मिल जाएंगे आपको। और आगे जो बनेगा ना यूरोजेनेटल साइनस, इससे मैं यूरेथ्रा भी निकाल दूंगा और इससे वजाइना भी निकालूंगा। तो चल के इसको आगे देखेंगे यहाँ पर। तो ये इंशाल्लाह कल कराएंगे नेक्स्ट डे पे जो कमिंग क्लास होगी, मतलब आप